हिमालय की ऊंची चोटियों से सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों तक एक ऐसी धरती है जो इतिहास में डूबी हुई है और हजारों सालों के सफर से घड़ी गई है। यह है पाकिस्तान, एक ऐसी धरती जहां प्राचीन सभ्यताओं की गूंज सदियों से गूंज रही है और जहां एक अशांत अतीत की विरासत एक जीवंत वर्तमान की आकांक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है। आइए हमारे साथ समय की यात्रा पर चलते हैं, पाकिस्तान की अनंत गाथा की खोज करते हुए। एक कहानी जो पत्थर पर उकेरी गई है, कपड़ों में बुनी गई है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारी यात्रा सिंधु घाटी के बीचों बीच शुरू होती है, जो एक सूखे परिदृश्य के बीच बसी है, जो उन रहस्यों को छुपाती है जो इसके पास है। यहाँ 5000 साल से भी पहले एक अद्भुत सभ्यता का उदय हुआ, जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे प्राचीन पूर्वजों की सरलता और कौशल का प्रमाण है। अरब सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक एक विशाल विस्तार में फैले सिंधु घाटी के लोगों ने किसी और के विपरीत एक सभ्यता का निर्माण किया। उनके शहर सावधानीपूर्वक नियोजित और इंजीनियर उनके वास्तुशिल्प कौशल के प्रमाण हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो कभी हलचल भरे महानगर थे, एक ऐसी सभ्यता का खुलासा करते हैं जो शहरी नियोजन, स्वच्छता और सामाजिक व्यवस्था के महत्व को समझती थी। ग्रिड जैसी सड़कें, जटिल जल निकासी व्यवस्था और भव्य गौरा उनके उन्नत ज्ञान और सामाजिक संगठन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये मात्र बस्तियां नहीं थीं, बल्कि संपन्न शहरी केंद्र थे जो जीवन, वाणिज्य और संस्कृति से धड़कते थे। जैसे जैसे हम खंडहरों में गहराई से उतरते हैं, हम उन कलाकृतियों को उजागर करते हैं जो उनके जीवन की झलक पेश करती हैं। जटिल डिजाइनों से सजी मिट्टी के बर्तन, गूढ़ लिपियों वाली मुहारें और मूर्तियां जो उनके विश्वासों और रीति रिवाजों की ओर इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि सिंधु लोग विविध प्रतिभाओं, कुशल कारीगरों और चतुर व्यापारियों के लोग थे। उनका प्रभाव उनके तत्काल परिवेश से कहीं आगे तक पहुंच रहा था। जैसे जैसे सदियां सहस्राब्दियों में बदल गईं, समय की रेत उस भूमि में एक गहरा परिवर्तन लेकर आई, जिसे अब हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस क्षेत्र के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया और इसकी सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। अरब प्रायद्वीप से इस्लाम का संदेश पूर्व की ओर फैला, व्यापारियों और प्रचारकों द्वारा ले जाया गया, जो सिंधु घाटी के तटों तक पहुंचा। यह महान बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का समय था और नए धर्म को लोगों के दिलों और दिमागों में उपजाऊ जमीन मिली। इस्लाम का आगमन केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। अरब विद्वता, कला और वास्तुकला की समृद्ध परंपराएं मौजूदा स्थानीय रीति रिवाजों के साथ घुल मिल गई, जिससे एक अनूठा संश्लेषण हुआ जो आने वाली सदियों तक इस क्षेत्र को परिभाषित करेगा। शानदार मस्जिदें, जटिल सुलेख और ऊंची मीनारों से सजी हुई पूरे देश में फैल गईं, जो सीखने, विश्वास और समुदाय के केंद्र बन गईं। नमाज में पुकारते हुए श्रद्धालुओं की गूंज सदियों से गूंजती रही, जो पाकिस्तान के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में इस्लाम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इस्लाम के बैनर तले शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, हर एक ने इस क्षेत्र के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। गजनवियों ने अपनी सैन्य शक्ति के साथ मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में अपने शासन का विस्तार किया, जिससे इस्लामी संस्कृति और प्रभाव के प्रसार की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत, राजवंशों का एक उत्तराधिकार, सदियों तक विशाल भूमि पर शासन करता रहा। इस क्षेत्र में इस्लाम की उपस्थिति को और मजबूत करता रहा। लाहौर से दिल्ली तक एक जीवंत इंडो इस्लामिक सभ्यता फली फूली, जो कलात्मक, स्थापत्य और साहित्यिक परंपराओं के मेल से चिह्नित थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में नए खिलाड़ियों का आगमन हुआ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, जो मसालों, वस्त्रों के आकर्षण और अनकही दौलत के वादे से आकर्षित हुईं। उनमें से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्रतीत होने वाला व्यापारिक उद्यम जो कुछ ही दशकों में पूरे क्षेत्र की नियति को फिर से बदल देगा। जो एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश में बदल गया, क्योंकि कंपनी ने स्थानीय प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और कुशलता से सत्ता के पदों पर अपना रास्ता बनाया। मुगल साम्राज्य, जो कभी एक दुर्जेय शक्ति थी, ने खुद को आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर पाया, जिससे एक शून्य पैदा हुआ जिसे अंग्रेजों ने जल्दी से भर दिया।
19वीं शताब्दी के मध्य तक उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हो गई थी। इसका प्रभाव हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय तटों तक फैला हुआ था। वर्ष 1877 ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सिपाही विद्रोह, असंवेदनशील सैन्य प्रथाओं पर शिकायतों से प्रेरित पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, लेकिन विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आक्रोश की भावना को हवा दी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाने वाला युग शुरू हुआ। वह क्षेत्र जिसमें वर्तमान पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने रणनीतिक महत्व के साथ इस विशाल औपनिवेशिक उद्यम का एक अभिन्न अंग बन गया। आजादी के बीज लोगों के दिलों में बोए गए थे, अनगिनत व्यक्तियों के बलिदानों से पोषित, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु भूमि का सपना देखने का साहस किया। उनमें से एक महान हस्ती थी, पेशे से वकील, नियति से एक दूरदर्शी नेता, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आजम, महान नेता, जैसा कि उन्हें जाना जाने लगा। जिन्ना शुरू में एक संयुक्त भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। धीरे धीरे इस विश्वास में आ गए कि भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने का एकमात्र तरीका एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य का निर्माण करना है। पाकिस्तान की मांग ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक मातृभूमि 1940 के दशक में गति पकड़ी, बढ़ते धार्मिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण से प्रेरित। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता, ब्रिटिश संकल्प का कमजोर होना और जिन्ना के अटूट नेतृत्व, सभी ने परिवर्तन के लिए एक अजेय शक्ति बनाने के लिए अभिसरण किया। भारत का विभाजन, जो कभी अकल्पनीय था, एक अपरिहार्य वास्तविकता बन गई। 14 अगस्त 1945 को खुशी और गम दोनों के दृश्यों के बीच पाकिस्तान का उदय विश्व मानचित्र पर हुआ। आत्मनिर्णय के लिए स्थायी मानवीय भावना की तलाश का प्रमाण। यह इतिहास में दर्ज एक पल था, एक जीत मुश्किल से मिली, लेकिन वह जो भारी कीमत पर मिली। आजादी की खुशी जल्द ही विभाजन की भयावहता से ढक गई। चूंकि लाखों हिंदू खुद को नई खींची गई सीमाओं के गलत तरफ पाते थे, इसलिए मानव इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर अराजकता और हिंसा भड़क उठी। सामूहिक विस्थापन, रक्तपात और अकल्पनीय पीड़ा की कहानियां उन लोगों की सामूहिक स्मृति को हमेशा के लिए डरा देंगी, जिन्होंने पाकिस्तान की प्रसव पीड़ा को देखा था। नई गठित सरकार राष्ट्रवाद की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं, शरणार्थियों की आमद और खरोंच से एक राष्ट्र के निर्माण के कठिन काम से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। पंजाब की उपजाऊ भूमि, इस क्षेत्र की अन्न भंडार का भारत में चला जाना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। नवजात राष्ट्र को राजनीतिक अस्थिरता ने जकड़ लिया, क्योंकि सत्ता संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव सतह के नीचे उबल रहे थे। 1951 में देश के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या ने अनिश्चितता और अस्थिरता की भावना को और गहरा कर दिया। एकजुट और समृद्ध पाकिस्तान का सपना उस समय धूमिल लग रहा था, जब देश विभाजन के भूतों और एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने की चुनौतियों से जूझ रहा था। फिर भी प्रतिकूलता का सामना करते हुए भी लचीलापन की भावना चमकती रही। लाखों शरणार्थियों ने राख से अपना जीवन फिर से बनाया। उनका दृढ़ संकल्प उनके बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की आशा से प्रेरित था। राजनीतिक स्थिरता के लिए संघर्ष जारी रहा, जो लोकतांत्रिक शासन और सैन्य हस्तक्षेप दोनों की अवधि से चिह्नित था। जैसे जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में परिपक्व हुआ, आंतरिक विभाजन, खासकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तीव्रता के साथ सतह पर आने लगे। भौगोलिक दूरी, सांस्कृतिक अंतर और दोनों पंखों के बीच आर्थिक असमानताओं ने एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे राजनीतिक बयानबाजी पाट नहीं सकी। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी द्वारा महसूस की गई हाशिए पर जाने की भावना, बहुमत होने के बावजूद स्वायत्तता और मान्यता के लिए एक बढ़ते हुए आंदोलन को हवा दी। 1970 के चुनाव पाकिस्तान के लोकतांत्रिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होना था, इसके बजाय राष्ट्र के विघटन के लिए एक उत्प्रेरक साबित हुआ। अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में चुनावों में जीत हासिल की, अधिक स्वायत्तता के लिए एक स्पष्ट जनादेश हासिल करना। हालांकि चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के इनकार ने पूर्व में लोकप्रिय आक्रोश की आग भड़का दी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूर कार्रवाई में बदल गया।
जैसे जैसे दुनिया डर के मारे देख रही थी, पूर्वी पाकिस्तान में भारी पैमाने पर मानवीय संकट सामने आया। हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए लाखों शरणार्थी सीमा पार कर पड़ोसी देश भारत भाग गए। स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई और भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं और बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट का सामना करते हुए बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे अपना समर्थन फेंक दिया। 16 दिसंबर 1951 को 9 महीने के खूनी युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता हासिल की। बांग्लादेश का जन्म दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। राजनीतिक विभाजनों की मानवीय कीमत और आत्मनिर्णय के लिए मानव आत्मा की तलाश की स्थायी शक्ति की एक कड़वी याद दिलाता है। पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान के लिए एक गहरा सदमा था, जिसने आत्मनिरीक्षण की अवधि और अपनी राष्ट्रीय पहचान के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस अशांत दौर में नेतृत्व संभाला, ने अतीत के घावों को भरने और राष्ट्र के लिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने 1973 में एक नया संविधान अपनाया, एक इस्लामी गणराज्य के रूप में अपनी पहचान को अपनाया और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के साथ लोकतंत्र की मांगों को संतुलित करने की मांग की। उसके बाद के दशकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा चिह्नित किया गया था। पाकिस्तान ने सैन्य शासन और लोकतांत्रिक संक्रमण दोनों के दौर देखे। हर एक ने देश के विकास पथ पर अपनी छाप छोड़ी। एक विवादास्पद मुकदमे के बाद 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या ने देश को शोक में डुबो दिया और पाकिस्तानी राजनीति पर एक लंबी छाया डाली। 80 के दशक में पाकिस्तान शीत युद्ध के अंतिम अध्याय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, क्योंकि उसने सोवियत कब्जे का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन को समर्थन प्रदान किया। इस अवधि में धार्मिक रूढ़िवाद का उदय और पाकिस्तानी समाज में इस्लामी पार्टियों के बढ़ते प्रभाव को भी देखा गया। इस युग की विरासत आज भी पाकिस्तान की घरेलू और विदेश नीति को आकार देती है। चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा है, जो इसकी तकनीकी क्षमताओं और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान ने प्रभावशाली विकास की अवधि का अनुभव किया है, जो एक बढ़ते हुए मध्यम वर्ग और एक विविध अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित है। सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान परंपराओं, भाषाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक जीवंत ताना बाना बना हुआ है। पाकिस्तान की कहानी स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। प्रतिकूलता का सामना करने में लचीलापन की गाथा, चुनौतियों के बीच आशा की। सिंधु के प्राचीन शहरों से लेकर आज के हलचल भरे महानगरों तक समय के साथ पाकिस्तान की यात्रा विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित रही है, अंधेरे की अवधि और शानदार रोशनी के क्षणों से। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय भूमि की अपनी खोज समाप्त करते हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसा कि अवसर है। 200 मिलियन से अधिक लोगों के इस देश का भविष्य इसके लोगों, उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं और एक समृद्ध और मंजूर अतीत के योग्य नियति को आकार देने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प के हाथों में है।